मैं बिस्तर पर जाती तो मुझे मरहूम शौहर के साथ गुजारी हुई रंगीन रातें याद आ जाती। वो एक भरपूर मर्द था और इन 4 महीनों में उसने मुझे हर तरीके से खुश किया था। उसकी मौत के बाद मैं अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी। अम्मा को भी एहसास था कि मैं तन्हाई की शिकार हूँ, इसलिए अम्मा कहने लगी कि छोटे भाई को अपने कमरे में सुला लिया करो, कुछ नहीं तो तुम्हारा दिल ही लग जाएगा। मुझे भी छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी। अगली रात मैंने उसे अपने साथ अपने कमरे में सुला दिया और उससे बातें करने लगी। वो गौर से मेरी बातें सुन रहा था और फिर कुछ ही देर के बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसे सोता देखकर मैंने भी अपनी आंखें बंद की। उसके बाद उसके साथ होने वाली मेरी तन्हाई का एहसास मिट गया था, इसलिए कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब से एहसास के साथ मेरी आंख खुली थी। जो कुछ मेरा छोटा भाई कर रहा था वो देखकर मेरी जान ही निकल गई, लेकिन मैं खामोश रही। मैं खुद 4 महीनों से बेवा थी और हर सुख के लिए रो रही थी, इसलिए छोटे भाई की इस हरकत पर मैंने कुछ भी ना कहा और सारी रात खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मैंने अपने भाई को ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं जाग रही हूँ और मुझे उसकी हर हरकत का इल्म है। मैं खामोश रही थी। वो भी अगला सारा दिन मुझे नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहा था। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और अम्मा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। अम्मा खुद लोगों के कपड़े सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही थी। मेरा सारा दिन बेचैनी के आलम में गुजरा। समझ नहीं आ रहा था कि छोटे भाई ने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। इतनी कम उम्री में ही वो सब कैसे कर रहा था। अगली रात मैं फिर सोने के लिए लेटी तो वो मेरे खुद पास आकर लेट गया, मुझसे बातें करने लगा। मैं अपने दोस्तों के किस्से सुनाने लगा। उसकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने पिछली रात भी जाकर गुजार दी थी, इसलिए खुद ब खुद मुझे नींद आ गई। फिर आधी रात को मेरी आंख खुल गई, क्योंकि फिर मुझे वही एहसास हुआ था। और जब मैंने किनखियों से देखा तो मेरा छोटा भाई एक दफ़ा फिर पूरी तरह से मसरूफ़ था। उसे तो इर्द गिर्द का भी होश नहीं था और पूरी तरह मगन था। कुछ देर तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर मेरे सब्र की हदें पार हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चीख उठी, प्लीज़ बस करो। और नहीं भाई, क्योंकि इसकी नरमो नाजुक उंगलियां बहुत तेज़ी से हम गरीबों के पास दिल लगाने को और तफरीह के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसीलिए हमारे मर्द अपनी थकन उतारने के लिए औरत को ही तफरीह का सामान समझ लेते हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं, हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि गरीबों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। इसलिए सारा दिन काम करने के बाद उनकी हर खुशी उनकी बीवी ही होती है और फिर बच्चों की लाइन लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरे अब्बा ने बच्चों की लाइन लगा दी थी और मेरी माँ एक पीछे एक 5 बच्चों की माँ बन गई थी। लेकिन जब तक माँ उम्मीद से रहती, अब्बा का मजाज बिगड़ा रहता था। वो बात बात पर हम बहनों पर गुस्सा करता और हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल कर देता। हम पांचों बहनों की उम्र में बस थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क था, लेकिन हमारा भाई बहुत छोटा था, क्योंकि वो कुछ सालों बाद ही इस दुनिया में आया था। मेरा नंबर 5वां था। मुझसे बड़ी 4 बहनें थी और फिर छोटा भाई जो मुझसे पूरे 5 साल छोटा था। जब मैं पैदा हुई तो अम्मा ने अब्बा के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा कि बस अब मज़ीद बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं रखती। ये सुनकर अब्बा कुछ मायूस हो गया, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। अब्बा पूरा दिन मजदूरी करके आते और फिर अम्मा को साथ लेकर कमरे में बंद हो जाते। हम बहनें एक दूसरे की ज़रूरियत को खुद ही पूरा कर लेती थी। और फिर पूरे 5 साल के बाद अब्बा ने अपनी पूरी की और अम्मा एक दफ़ा फिर उम्मीद से हो गई और हमारे घर भाई पैदा हो गया। अब्बा बेटे की पैदाइश पर इतने खुश थे कि घर में जश्न का समा था। हर बार अम्मा को लेकर उनके अंदाज में ही बहुत खिला डाल रहा था। वो अक्सर हमारे सामने भी अम्मा का हाथ पकड़कर गंदी बातें शुरू कर दिया करते थे और हम बहनें नज़रें झुका लेती थी। हम सब बहनें जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब्बा हमारे आगे इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म नहीं करते थे। इसलिए अम्मा ने ही फैसला किया कि अब हमारी शादियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। हम बहनें खूबसूरत थी, इसलिए रिश्ते करने में कोई मसला तो ना हुआ। और फिर जैसे तैसे पैसे जोड़कर अम्मा ने एक के बाद एक सब बहनों की शादियां कर दी। आखिर में मैं और मेरा छोटा भाई बच गए थे।
मेरी शादी के वक़्त अब्बा बहुत बीमार हो गया था और बिस्तर से लग गया था, और फिर मेरी रुखसती होने से पहले ही अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब्बा के जाते ही अम्मा तनहा रह गई थी और हर वक्त अब्बा को याद करने लगती। मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था, इसलिए ससुराल वालों ने शादी पर जोर दिया और अम्मा के पास मुझे देने को कुछ भी नहीं था। बस जैसे तैसे मुझे रुखसत किया और मैं अब्बा के इंतकाल के अगले ही हफ्ते शादी होकर अपने ससुराल चली गई। बस मुझे ये तसल्ली थी कि अम्मा के साथ छोटा भाई मौजूद था जो अम्मा का ख्याल रखता, और अम्मा भी ये सोचकर सुख का सांस लिया था कि अब सारी ही बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी को 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरा शौहर एक एक्सीडेंट में फौत हो गया, और फिर 20 साल की उम्र में मैं बेवा होकर अपनी माँ के घर वापस लौट आई थी। मुझे इस तरह देखकर अम्मा फूट फूट कर रोती थी। गम तो मेरा बहुत बड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही अरसे बाद मेरा शौहर चले जाएगा, जिसको मैंने पूरी ज़िंदगी माना था। वो 3 महीने भी मेरे साथ ना रह सका, लेकिन 3 महीनों में वो मुझे अपनी आदत डाल गया था। बस तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बस यही सोचकर मैंने अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे जवानी में बेवा देखकर अम्मा की कमर टूट गई थी। लेकिन माँ माँ होती है। अम्मा ने मुझे सहारा दिया और कहने लगी, तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही तेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर दूँगी। तो अपनी इद्दत के दिन गुजार, फिर मैं तुझे इस घर में रुखसत कर दूँगी ताकि मेरे सीने पर कोई बोझ ना रहे। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरा छोटा भाई मेरे गले से लग गया और कहने लगा, हाँ अप्पा, आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपका ख्याल रखूँगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप अकेली हैं। छोटे भाई की बात सुनकर मैंने प्यार से उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वक़्त मुझे हरगिज़ भी इस बात का एहसास नहीं हो सका कि मेरे छोटे भाई की इस बात के पीछे क्या मतलब छुपा है। मैंने प्यार से उसकी गालों को खींचा और कहा कि तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर कुछ बन सको। फौरन कहने लगा, हाँ मैं जल्दी ही बड़ा हो जाऊंगा। मुझे लगा वो ये सब मासूमियत में कह रहा है, लेकिन इसलिए मैंने उसकी गालों को चूमा और उसे पढ़ने के लिए बिठा दिया और ख़ुद सारा दिन अम्मा की मदद करती रही। अम्मा घर का गुजारा चलाने के लिए सिलाई किया करती थी, इसलिए मैंने घर के कामकाज संभाल लिए। लेकिन रात को जब थक हार कर सोने के लिए लेटी तो मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। सब मुझे अपने शौहर का ख्याल सता रहा था, और फिर रज़ा को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज़ पर अम्मा दौड़ती हुई मेरे पास आई। मुझे रोता देखकर अम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि छोटे भाई को अपने पास बुला लो, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हें अपने किस्से सुनाएगा, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वैसे भी वो रोज़ रात को अकेला ही सोता है। मेरे साथ मेरे कमरे में सोना उसे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे अब्बा कभी भी उसे हमारे कमरे में सोने ही नहीं देते थे। तुम बहनों के साथ ही बड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ सो जाएगा। अम्मा की बात पर मैंने छोटे भाई को अपनी चारपाई पर लटाया और फिर खुद उससे बातें करने लगी। उसकी पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करते करते कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सोता देखकर मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल कर देखी तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरा छोटा भाई अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से वो कर रहा था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा दिल कांप उठा था। मैं चाहती थी कि उसका हाथ पकड़कर उसे रोकूं, उसे डांटूं और पूछूं कि वो क्या कर रहा है, उसने ये सब कहाँ से सीखा। लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। मैं खुद इस कदर मुश्किल हालात से गुजर रही थी कि उस वक़्त छोटे भाई को रोकने का हौसला भी नहीं रखती थी। मुझे लगा था कि शायद एक रात की बात होगी, फिर उसका शौक़ ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली सुबह मैंने खोजती नज़रों से अपने भाई को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा सुकून नज़र आ रहा था। वो सुकून जाने से पहले खुशी से मेरे पास आया और मैंने सीने से लग गया। कहने लगा, बाजी आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपको रोने की ज़रूरत नहीं। अब हर रात मैं आपके साथ सोऊंगा, हम बातें करेंगे और एक साथ घूमने भी जाएंगे। मैं बस उसे देखकर खामोश रह गई और कुछ भी ना कहा। वो स्कूल चला गया। मैं सारा दिन ऐसे ही बेचैनी के आलम में गुजर गया।
अम्मा से बात करते हुए भी मेरा दिमाग बस भाई की तरफ ही टिका हुआ था। अम्मा ने मेरे रवैये को महसूस किया तो पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है। मैंने डके छुपके लफ्ज़ों में अम्मा से पूछा कि ये सारा दिन छोटा कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके किस तरह के दोस्त हैं, क्या आपको कुछ मालूम है। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, लड़का है, अब मैं क्या उसके पाँव में जंजीर बांध कर घर बैठा दूँ, जहाँ दिल चाहता है घूमता फिरता है। स्कूल की पढ़ाई करके आता है तो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल जाता है, फिर शाम को ही आता है, दोस्तों यारों में ही निकलता है, कहाँ जाएगा। मैंने अम्मा से कहा, आप भी नज़र रखनी चाहिए, पता नहीं किस किस्म के दोस्त हैं, किन लोगों से तल्लक है उसका। अम्मा ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और पूछने लगी, छोटे ने कुछ कहा है तुमसे। मैंने फ़ौरन इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं अम्मा, बस इसकी फ़िक्र हो रही थी। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, परेशान ना हो, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा और नेक है, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। तुम्हारे बाप का बेटे का बड़ा शौक था, लेकिन देखो बेटे के तो बड़े होने से पहले ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया, वो अपने बेटे की कोई खुशी भी तो नहीं देख सका। अब्बा को याद करके अम्मा की आंखों में आंसू आ गए तो मैंने अम्मा को गले से लगा लिया। उनका दुख अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी तो इसी दुख से सारा दिन बस ऐसे ही कामकाज में गुजर गया। फिर रात को थक हार कर जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरे भाई ने खुद मेरे पास आकर अपने बिस्तर पर लेटकर अपने घर के किस्से सुनाने लगा। उसके किसी भी किस्से को ऐसी बात नहीं थी जो इसकी रात वाली हरकत से जुड़ पाती, इसलिए मैं बस खामोशी से ही उसे सुनती रही। मुझे गुमसुम देखकर वो अपनी बात कहते कहते रुक गया और फिर पूछने लगा, क्या बात है बाजी, क्या कोई मसला है। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, मैं थक चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ। यह सुनकर वो खामोश हो गया और कुछ ही देर बाद वाकई ही सो गई। लेकिन जब आधी रात आंख खुली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि एक बार फिर मेरा भाई रात के अंधेरे में अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से वही काम कर रहा था। वो अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे मेरे जागने का एहसास भी न भी हुआ। कितनी ही देर में हैरत से देखती रही। वो सिलाइयों के ज़रिए स्वेटर बुन रहा था और उसकी नरम नाजुक उंगलियां इन सिलाइयों पर इतनी तेज़ी से हरकत कर रही थी कि एक नवीस सा स्वेटर बुनता ही चला जा रहा था। कुछ देर तो मैं उसे देखती रही, लेकिन फिर मेरा सब्र ख़त्म हो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में वो अपनी पूरी आंखों की ताकत लगाकर काम कर रहा था और सुबह स्कूल जाना था। वो सब कुछ क्यों कर रहा था, उसे ये करने की क्या ज़रूरत थी। यही सच जानने के लिए मैं उठ बैठ गई। मैंने फ़ौरन पूछा, छोटे क्या कर रहे हो। मुझे देखकर वो गड़बड़ा गया और जल्दी से चीज़ें छुपाने लगा। मैंने फिर पूछा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्या अम्मा तुमसे सब कुछ करने के लिए कह रही हैं। कुछ देर तो वो खामोश रहा, फिर कहने लगा, बाजी घर के हालात ठीक नहीं हैं। अम्मा की सिलाई से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो बिजली के बिलों में चले जाते हैं। बिल इतने ज़्यादा आने लगे हैं कि घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। फिर जब आप विवाह होकर लौटी तो इस रात अम्मा बहुत परेशान थी, क्योंकि हम दोनों का एक वक्त का खाना खाते थे तो दो वक्त भूखे रहते थे, लेकिन अम्मा नहीं चाहती थी कि आपको भी इसी हालत में रहें। मैंने चुपके से बहुत ही पहले अपने एक दोस्त के वालिद से यह हुनर सीख लिया था, लेकिन इस बारे में अम्मा को भी इल्म नहीं था, क्योंकि अम्मा चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन मैं अम्मा की मदद करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने दोस्त के वालिद के साथ यह काम शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे ये सिलाइयाँ भी दिलाई और ये हुनर भी सिखाया। मैं आधी आधी रात को उठ जाता हूँ और फिर जाकर ये स्वेटर बुनता हूँ। पहले तो मैं अपने कमरे में ये काम आराम से करता था, लेकिन क्योंकि मुझे आपके साथ सोना होता है, इसलिए मैं आपके सोने का इंतज़ार करने लगा और फिर आपके सोने के बाद अंधेरे में ही स्वेटर बुनने लगा। यह स्वेटर मैं 2 से 4 दिन में बुन लेता हूँ और फिर इसके बाद ये मैं अपने दोस्त के वालिद को दे देता हूँ और वो मुझे मुनासिब उजरत दे देते हैं। मेरे हाथ के बुने स्वेटर उनकी दुकान पर बहुत जल्दी फ़रोख्त होते हैं। जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं उससे घर में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ सामान ले आता हूँ और अम्मा को यही कहता हूँ कि यह सारी चीज़ें मेरे दोस्त के वालिद ने भेजी हैं। अम्मा को नहीं मालूम कि मेरे दोस्त के वालिद मेरी मेहनत के बदले ये सब कुछ देते हैं, क्योंकि अम्मा इस हक़ में नहीं थी कि मैं कम उम्र में कामकाज शुरू कर दूं। अम्मा चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन हम जैसे लोगों के बचपन से ही मेहनत करना पड़ती है। मैं अपने छोटे भाई की बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। लग ही नहीं रहा था कि वो मुझसे छोटा है। हालात ने उसे वक़्त से पहले ही बड़ा बना दिया था। क्या किसी ने अपने छोटे भाई को वक़्त से पहले खुद से बड़ा होते हुए देखा है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।